नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है कि महाराष्ट्र से जो कंपनियां जो है पलायन हो रही हैं, उसी पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ में दो मेहमान हैं। एक हैं भाजपा के उत्तर भारतीय मोर्चा के ठाणे जिला अध्यक्ष शैलेश मिश्रा जी, और समाज सेवक जो है योगेश मुंद्रा जी हैं, वो भी हमारे साथ में हैं। और इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर में महाराष्ट्र से जो कंपनियां जो बाहर जा रही हैं, उसके पीछे का आखिर में मुख्य कारण क्या है। क्यों यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां जो है आर्थिक राजधानी में अपना जो है प्रोजेक्ट जो है बना नहीं पा रही हैं। तो सबसे पहले मैं शैलेश मिश्रा जी से पूछूंगा कि आखिर में आप इसको क्या मानते हैं सर, कि क्यों जो कंपनियां जो है यहाँ पे स्टेबल होने से पहले चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों करोड़ का जो है जो एक महाराष्ट्र को जो फ़ायदा होना चाहिए था वो अब दूसरे राज्यों को मिलेगा। जब तक आप राज्य को स्थिर सरकार दे सकते हैं, जो कि मुख्यतः दो विचारधारा एनडीए और यूपीए के जरिए निरंतर यहाँ पे दिया जा रहा था, लेकिन एक बहुत ही बड़ा विश्वासघाती एक निर्णय लेके एक विचारधारा से एक जो जोड़ी थी वो टूट के विचारधारा के विपरीत किसी दूसरे के साथ में किसी स्वार्थ के चक्कर में जब जुड़ जाती है, तो जो कॉरपोरेट आने वाली हैं, जो कंपनियां आने वाली हैं, जो इतना लाखों करोड़ों रुपए का अपना पैसा यहाँ पे लगा के अपना उद्योग करना चाहते हैं, वहाँ पे वो पैसा कमाना चाहते हैं, उनको एक स्थिर सुरक्षित सरकार चाहिए, एक वातावरण चाहिए। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए केंद्र सरकार में जो मेहनत कर रहे हैं, वो अगर सारे राज्य अगर उसको उसके बराबरी में अगर नहीं चल पाएंगे, तो उनके पास जो दूसरा अच्छा पर्याय उपलब्ध है, गुजरात में है, आंध्रा में है, मध्य प्रदेश में है। स्वाभाविक तौर पे मैं भी अगर एक उद्योगपति के नाते अगर मैं सोचूंगा कि यहाँ पे जब ये राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि स्वार्थ के लिए लोग राज्य और जनता के बारे में कुछ सोचना ही नहीं चाह रहे हैं। सोचिए 2.5 साल तक अगर कोई सत्ता का केंद्र अपने घर से निकल नहीं पा रहा है, कोई संवाद नहीं कर पा रहा है, जनता से नहीं संवाद कर पा रहा है, अपने स्वास्थ्य के कारण देते हुए, और जैसे ही सत्ता जाती है तो पूरे सब मतलब अपने स्वस्थ हो गए। मैं मुंबई का थाना का नागरिक हूँ, मुझे बहुत वेदना है कि मेरे राज्य का, मेरे प्रदेश का नुकसान हुआ है। बिल्कुल नुकसान हुआ, लेकिन एक भारतवर्ष के लिए एक समाधान भी मेरे पास है कि यहाँ से निकल के गए हैं तो हमारे पड़ोसी हमारे भाई के पास गए हैं। यहाँ पे जब बड़ा उद्योग आएगा तो लोगों का भी पलायन इस राज्य में होगा। लोगों के लिए रहने खाने, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए व्यवस्था, वो भी सब आपको मुहैया कराना पड़ेगा। और अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप पहले से ही बोझ बना हुआ है, तो एक तरीके से आपस में जो राज्यों के बीच में जो कंपटीशन होना चाहिए कि अगर आपके यहाँ पे इतना FDI आ रहा है, इतनी कंपनियाँ आ रही हैं और उसमें काम करने के लिए इतने लोग आ रहे हैं, तो उनके साथ आप कैसा बर्ताव कर रहे हैं? आप क्या उनको सारी व्यवस्था दे पा रहे हैं? जो सस्ता मजदूर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड से यहाँ आता है, क्या आप उसको शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की व्यवस्था दे पा रहे हैं? खाली एक कारण नहीं है, मूल कारण है यहाँ पे आज की तारीख में कि सत्ता के ऊपर जो 2.5 साल में अविश्वास और असक्रिय जो एक छाप बन चुकी है यूपीए सरकार की, मनमोहन सिंह से वो लेगेसी आई हुई है। और दूसरा कैसा है, आपकी हैसियत, आपके जो विधायक हैं वो संख्या है कम, और आपने केंद्र का पद ले लिया अपने पास, तो आपको नचाएगा। जिसके पास ज़्यादा विधायक हैं उनके निर्णय को आपको मान के चलना पड़ेगा। आप चाहते हुए भी प्रदेश का भला नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि उनका भी कोई हिडन इंटरेस्ट है ना। तो हम दूसरा अभी मुंद्रा जी से पूछेंगे कि जो आर्थिक राजधानी में जो है क्या कारण मानते हैं कि जो कंपनियां जो है यहाँ पर अभी स्टेबल नहीं होना चाहती हैं, यहाँ से चले लाखों करोड़ का व्यवसाय दिखा के वापस दूसरे प्रदेश में चले जा रहे हैं। देखिए, अभी जैसे कि हमारे मित्र शैलेंद्र जी ने कहा कि राज्य में एक स्थिर सरकार नहीं है, जो कॉरपोरेट्स हैं उनके मन में एक डर है, तो इस वजह से ये यहाँ पे जो अपना इन्वेस्टमेंट है या जो अपना बिजनेस है ये यहाँ पे नहीं करना चाहती। मेरा उनसे पूछना ये है कि ये स्थिर सरकार, ये अस्थिरता लाने वाली भी इनकी ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। अब जब राज्य में ऑलरेडी एक स्थिर सरकार चल रही थी 2-2.5 साल से जी, तो उसे तोड़ मरोड़ के उसको अपनी तरफ ला के वापस राज्य में एक नई सरकार देना
ये काम भी भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था। और मेरा कहना ये ठीक है, हमारे पड़ोसी राज्य में ये सब जो भी कॉरपोरेट से वापस ये सब पड़ोसी राज्य में ही जा रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ये भारत के प्रधानमंत्री है कि सिर्फ गुजरात के प्रधानमंत्री है? क्योंकि जो भी उद्योग जा रहे हैं वो सिर्फ गुजरात में ही जा रहे हैं। ऐसे तो हैदराबाद है, बेंगलोर है, फिर बाद में आप आसाम चले जाइए या फिर आप ये दिल्ली चले जाइए, ये सब जगहें भी है उद्योग करने के लिए। तो ये सब जगहें भी एकदम अच्छे से पर्याप्त है। तो उद्योग वहाँ क्यों नहीं जा रहे, ये सब गुजराती क्यों जा रहे? तो इस चीज़ का सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और अभी फ़िलहाल जो हमारे स्टेट में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको जनता को देना होगा कि ये गए 2.5 सालों से जो काम बहुत अच्छे से चल रहा था कि कॉरपोरेट्स आ रहे थे, अपना पैसा महाराष्ट्र में लगाना चाह रहे थे या फिर जो भी है जो कर रहे थे, ये गए 4-5 महीनों में सब वापस भागने क्यों लग गए? अगर उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं था, अगर उन्हें महाविकास आघाड़ी की सरकार में ही इंटरेस्ट नहीं था, तो वो अपना ये जो उनका जो रिक्वेस्ट था कि यहाँ पे काम करने का, तो वो रिक्वेस्ट करते ही नहीं थे। मुंद्रा जी, आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा है कि 14 महीने से जो है कैबिनेट का कोई उप संवाद हुआ ही नहीं। मतलब जितने भी जो कंपनियां आने वाली थी उनके साथ में जो कैबिनेट का जो उप संवाद होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो है वो लोग ने अपने आप को अस्थिर पाया और यहाँ से निकलने का ही सोचा। लेकिन तो इसमें उन्होंने सरकार के ऊपर दोष दिया है। अब देखिए कैसे आप कह रहे हैं 14 महीने से कोई कैबिनेट का ये हुआ नहीं। अब आपको भी पता है और ये सारा देश जानता है कि गए 2-2.5 साल से हमारा देश कोरोना के इस काल के अंदर था कि जहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी बहुत ज़रूरी थी। बिल्कुल, उसमें कैबिनेट की मीटिंग्स लेके कोई कॉरपोरेट्स को किसी चीज़ की फ़ायदा पहुंचाने से पहले ज़रूरी मेडिकल इमरजेंसीज को कैसे बराबर लोगों तक पहुंचाया जाए, ये बहुत ज़रूरी था जी। तो उस 2.5 साल बाद में जब वापस से सरकार आई, तो सरकार आने के 3-4 महीने बाद ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिशन लोटस शुरू हो गया था। उस मिशन लोटस के तहत कैबिनेट की मीटिंग्स नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रही थी, सरकार बहुत अस्थिर थी। आज नहीं कल गिरेगी, कल नहीं परसों गिरेगी, यही चल रहा था और ये लोग देख रहे थे। तो उस बीच में अगर आप कहते हैं कि कैबिनेट की मीटिंग्स नहीं हुई, उसके अंदर ये जितनी भी कंपनियां हैं वहाँ चली गई, तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सेटबैक है। उन्होंने बराबर से इन कॉरपोरेट्स को जो रिक्वायर्ड परमिशन थी या जो कुछ उनकी जो संवाद था वो हुआ नहीं। लेकिन मेरे सवाल का मेरा एक ही सवाल है कि ये सारी कंपनियां फिर गुजरात ही क्यों जाती है, बाकी के राज्य क्यों नहीं जाती है? गुजरात में ऐसी क्या विशेष परियोजनाएं हैं कि ऐसी क्या विशेष एनवायरनमेंट है जो कि इस देश के बाकी स्टेट्स में नहीं है? जवाब देंगे शैलेश जी, क्या कहेंगे आप? भाजपा को सीधा सीधा आरोप लग रहा है। मेरे मित्र, मेरे भाई योगेश जी के 2 मुख्य उनके समाधान करना चाहूँगा मैं 2 मुद्दों पे। पहली बात तो महाराष्ट्र और गुजरात में भौगोलिक समानता बहुत है। जब भी कोई कंपनी अपना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के आने की प्रयास करती है तो वो एक अभ्यास करती है, भौगोलिक रचना का भी करती है। अगर उसको ये पर्याय, सबसे अच्छा पर्याय मैं मानता हूँ कि महाराष्ट्र है, लेकिन अगर वहाँ पे 2.5 साल में जो अनिर्णय की स्थिति थी, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस, कोई संवाद नहीं हो पा रहा था, तो दूसरी जो भौगोलिक समानता वाली जगह थी वो थी गुजरात। जो दूसरा बेस्ट पर्याय था वो था गुजरात। तो उनको हम बाध्य नहीं कर सकते हैं कि भैया आप गुजरात में जाइए, यूपी जाइए। उनको जो उनको ठीक लगेगा उस हिसाब से गुजरात जाते हैं, उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता है। सिर्फ एक कारण भौगोलिक समानता। दूसरा, यहाँ से जैसे मेरे भाई ने बताया कि इतनी कंपनियां वो समय में यूपी के सरकार में या महाविकास आघाड़ी की सरकार में यहाँ पे उन्होंने अपना रुचि दिखाई, लेकिन उस रुचि को प्रतिसाद नहीं मिला ना। और यहाँ पे पहली सरकार उद्धव जी की भले 1-1.5 दिन के लिए बनी, लेकिन जो एक विचारधारा को त्याग करके, जिस विचारधारा पे 2-2 पीढ़ी 3-3 पीढ़ी एक पार्टी खड़ी होती है,
और अचानक से किसी एक स्वार्थ के लिए वो पूरी विचारधारा को त्याग करके चली जाती है, तो ये पूरे जनता में एक धोखा हुआ। और जब साधारण मतदाता जिसने भाजपा और शिवसेना को नरेंद्र और देवेंद्र के नाम पे मतदान किया था, आप सत्ता के लालच में जिसके साथ आप लड़े हैं, शरद पवार जी के साथ में या एनसीपी के साथ में और कांग्रेस के साथ में आप लड़े, और वो लड़ाई के ऊपर ही आपकी इस पार्टी की नींव बनी हुई है, और आज आप चले जाते हैं। इसका मतलब आप कितना धोखा दे रहे हैं अपने मतदाताओं को। तो आप जो पैसा लगा के आने वाले आपका राज्य में, उसके साथ क्या नया कर सकते? कुछ नहीं नया कर सकते। उसके ऊपर जैसा भाई ने बताया कि मेडिकल इमरजेंसी थी, कोरोना का समय था, लेकिन कोरोना के समय में 12,000 करोड़ का करप्शन का कांड भी किया है इन लोगों ने। तो वो सब निर्णय लेने के लिए इनके पास क्षमता थी, पत्र व्यवहार करने का क्षमता नहीं था। तो सही तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। मेरे जागरूक समाज सेवी मेरे भाई ने पूरा प्रयास किया है कि जनता को न्याय मिल सके, और मैं इनके प्रयास की सच में वखाण करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि इतने जागरूक होकर सक्रिय रह के यहाँ पे कह रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को भी मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ कि ये असक्षम, असक्रिय, जो जिसको कोई अनुभव नहीं है, ऐसे को आप मुख्यमंत्री का पद मिल जा रहा है, और वो अपने पूरे परिवार को उस रचना में ले आ रहा है जिनको कोई अनुभव नहीं है। तो इसका नुकसान कहना चाह रहा है कि अब अनुभव नहीं होने के नाते जो है पूरे परिवार को अनुभव नहीं है, और पूरी सत्ता परिवार के पास चली गई है, और वो परिवारवादी दूसरी पार्टियों के दया पे है। तो इसमें सबसे लास्ट में जिसके सोचा जाएगा वो है मतदाता। योगी जी, एक सवाल और है। ये तो बड़ी कंपनियों की बात कर रहे हैं, वेदांता, फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, टाटा एयरबस, सेफ्रॉन परियोजना, ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां होगी जो लाखों करोड़ की बजट की है। अब आते हैं छोटी छोटी कंपनियों को, जैसे कि भिवंडी का एक वस्त्र उद्योग है, वो पूरी तरह से सूरत की तरफ भाग रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनको सुविधा भी नहीं मिल रही, यहाँ पर रास्ते नहीं है, यहाँ गांव वालों की दादागिरी है। इस बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि जो व्यापारी हैं, जो छोटे व्यापारी भी काफ़ी परेशान है महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई के आसपास उपनगरों में जो छोटे छोटे कारखाने लगे हैं, वो काफ़ी परेशान है यहाँ के लोगों से। इस पर आप क्या कहेंगे? अब मैं आपको कहता हूँ कि चलिए, आप इन 2.5 साल या ये 3 साल जो ये महाविकास आघाड़ी की सरकार थी उसके आप निकाल दें, तो उसके पहले तो इस स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ना, 5 साल थी। उसके पहले 15 साल कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस सरकार थी, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि उसके पहले तो 5 साल स्टेट में बीजेपी की सरकार ही थी। बिल्कुल। तो उन 5 सालों में बीजेपी की गवर्नमेंट ने इन्हीं भिवंडी, वाड़ा, शाहपुर, ये जो छोटे छोटे इंडस्ट्रियल हब्स हैं, इसमें क्या किया? आज थाना के अंदर वागले एस्टेट, ये एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब था जी, बिल्कुल। आज इसको आपने कंस्ट्रक्शन करने वाले बिल्डरों के हवाले कर दिया है। यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ ठप हो के यहाँ से जा रही है। और ये क्या है? ये मुख्यमंत्री की ही असेंबली है, जो इस राज्य को जो इस राज्य के मुख्यमंत्री है, ये उन्हीं की असेंबली, ये उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ही इंडस्ट्रीज बंद होके आईटी पार्क्स आ रहे हैं, आईटी पार्क्स कन्वर्ट होके रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, ये सब बन रहे हैं, तो आप बताइए बाकी के राज्य में आप क्या करेंगे? और जैसे कि शैलेंद्र जी ने एक चीज़ कही, मैं इंटरप्ट करना चाहता हूँ, मैं टॉपिक से थोड़ा उनके एक सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ। जैसे कि उन्होंने कहा कि विचारधारा, ये विचारधारा की लड़ाई थी, ये तो विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कश्मीर में क्या हो गई थी जब उन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ में सरकार का गठन किया था या उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा था? तो उस टाइम तो विचारधारा चेंज नहीं हुई थी। देखिए यहाँ पर मुंद्रा जी, सवाल ये है कि विचारधारा की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर में कंपनियां जा क्यों रही हैं? सीधा सीधा सवाल है। देखिए, उन्होंने इसका जवाब ये दिया था कि ये पॉलिटिकल अस्थिरता, सरकार अस्थिर सरकार थी, इसके लिए कंपनियां जा रही। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सरकार को अस्थिर करने के पीछे का रीजन क्या है? वो कौन है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो भारतीय जनता पक्ष है जो इस सरकार को अस्थिर करता है। आपका क्या कहता? अगर आप
इतना ही इस राज्य के बारे में सोचते या इतना ही इस राज्य के बारे में कर रहे थे तो जनता ने ठीक है मैंडेट आपको दिया या जो कुछ दिया, पॉलिटिकल एंगल्स की वजह से सरकार आपकी नहीं बनी, लेकिन एक स्थिर सरकार चल ही रही थी ना इस राज्य में। तो उस स्थिर सरकार को अस्थिर करके अपनी सरकार वापस निर्माण करके आपने क्या कर लिया। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जितने भी कॉरपोरेट थे ये पहले आए थे, इनको चलिए इसके पहले की जो सरकार थी उन्होंने इनको प्रतिसाद नहीं दिया, इनके साथ में संवाद नहीं कर पाए, तो इस वजह से ये नाराज थे। गए 3 महीने से तो भारतीय जनता पक्ष और शिंदे गठ इनकी सरकार है, तो इन्होंने कितने इंटरेस्ट लिया कि ये जो कॉर्पोरेट जा रही है, जो कंपनियां जा रही, इन्हें रोक के कहा जाए कि भाई जो पुरानी सरकार ने नहीं किया हम फास्ट ट्रैक में 5 महीने आपको परमिशन देते या 2 महीने में आपको परमिशन देते। अगर आपको सच में ही इस राज्य की भलाई का इतना ही बीड़ा उठाना था तो आप इन कंपनियों को रोकते। अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती थी, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आप अगर चाहे तो इन कंपनियों को इस राज्य के बाहर जाने ही नहीं देते थे। बात रही परमिशन की, लैंड की, एक दिन में कैबिनेट की मीटिंग हो सकती है, एक दिन में अगर सरकार चाहे तो एक दिन में कैबिनेट की मीटिंग बुला के इन सारी कंपनियों की जितनी भी इश्यूज है वो सबको सॉल्व करके उसको नोटिफाई करके कंपनी को काम करने शुरू दे सकती है। लेकिन इन्हें खुद की दाल में काला था, इसलिए इन्होंने इस चीज़ का कोई भी इंटरेस्ट दिखाया नहीं। जाते तो जाओ, आते हैं तो आओ, ये इस सरकार की नीति बन गई है। आखिरी श्याम जी 2-3-4 मुद्दे मेरे भाई ने प्रस्तुत किए हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं इनके आरोप को नकारता हूँ कि केंद्र सरकार असक्रिय है, ये इसको मैं सिरे से खारिज करता हूँ। दूसरी बात, जो मुख्यमंत्री जी का असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में MIDC का जो इन्होंने जिक्र किया है, बागले का जिक्र किया है, मैं किसी भी शहर को न एक जीवंत एंटिटी मानता हूँ। वो जीवंत शहर है। 50 साल पहले वो शहर युवा रहा होगा, बाल व्यवस्था में रहा होगा, वो भी युवा हुआ है। अब उसकी ज़रूरतें बदल गई हैं। एक समय था जब थाना मुंबई गिरमिटिया मजदूरों का केंद्र हो गया था, वहाँ पे आज उस तरीके, उस दर्जे के हम नागरिक नहीं चाहते हैं। आज हमारे पास पढ़ा लिखा, स्किल्ड, अनुभवी वर्कर क्लास है। क्या हम चाहते हैं कि वो उसी गिरमिटिया मजदूर की तरह वो मिल में काम करें? उसको IT कंपनी अगर यहाँ पे आ रही हैं, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, यहाँ पे वर्ल्ड का हब, इकोनॉमिक हब, अंतर्राष्ट्रीय शहर है हमारा मुंबई, तो अंतर्राष्ट्रीय शहर में जिस तरीके की अर्थव्यवस्था होनी चाहिए वो बन रहा है। और इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो 5 साल का काम है उसको मैं पूरा श्रेय देता हूँ। जैसा इन्होंने बताया कि 15 साल UPA का जो सरकार था उसके अंदर वागले स्टेट की सारी कंपनियां बंद हो गई थी। बिल्कुल। और मैं देख रहा था कि कौड़ी के मोल जगह बेच के जा रहे हैं, वो लोग अपने लीज का फ़ी नहीं भर पा रहे थे। लेकिन पूरा श्रेय मैं देता हूं देवेंद्र जी को और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने यहाँ पे IT और आज जो डाटा का इतना सस्ता रेट बंद करके रखा हुआ है कि IT कंपनियां पूरी तरीके से भर गई हैं आज वागले स्टेट में। आज आपको एक प्लॉट खाली नहीं मिलेगा वागले स्टेट में। तो ये पूरा श्रेय मैं देता हूँ तो 5 साल के देवेंद्र जी के सरकार को दे रहा हूँ। दूसरी बात, आपने वस्त्र उद्योग के बारे में कहा। वस्त्र उद्योग का भी वही एक बेस है। आज जो लॉजिस्टिक्स के लिए हमारे इतने बड़े शहर को सपोर्ट करने के लिए जो एक लॉजिस्टिक्स के लिए जगह चाहिए और रहने के लिए जो जगह चाहिए, पूरा ये जो एक आज का नागरिक जो हमारे पास है, जिस दर्जे का वो जीवन है, जिस दर्जे का वो काम चाहता है, उनको अगर हम वो व्यवस्था नहीं प्रदान कर पाएंगे तो उसके लिए जगह भी चाहिए। और पर्यायी रूप से जब अगर कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, कोई, और ये दूसरी बात, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं था। जिस भिवंडी की आप बात कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं, ये स्वाभाविक रूप से वहाँ पे पनपा हुआ वो उद्योग था, वस्त्र उद्योग। वहाँ पे ये इसको सस्ती बिजली नहीं दे पाए और उनके साथ वो न्याय नहीं दे पाए। पर्यायी रूप में अगर उनको सस्ते में जगह कहीं और मिल रही है और वो वहाँ पे जा रहे हैं, स्थायी रूप से जा रहे हैं, और वहाँ पे अगर उनके वस्त्र उद्योग से वो न्याय देकर अपने राष्ट्र इसमें योगदान दे सकते, राष्ट्र की प्रगति में योगदान सकते, तो हमेशा के लिए वो स्वागत योग्य है। तीसरा बात, महबूबा मुफ्ती के बारे में मेरे भाई ने, मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं इतने बड़े विषय पे चर्चा कर सकूं, बात करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं एक हमारा चर्चा सिर्फ जो है यहाँ पर जो पलायन हो रहे हैं, छोटा सा स्पष्टीकरण खाली देना चाहता हूँ
कि वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जहाँ पे स्टोन पेल्टिंग, पत्थर से बच्चे लोगों को गुमराह करके, सिर्फ उसमें पूरे तरीके से उस राज्य सरकार का योगदान था, सुरक्षा थी, संरक्षण था। तो जब तक हम उनके म्यान में जाके उनके साथ हमने सत्ता बनाया, मानता हूँ, लेकिन वहाँ पे जाके सत्ता बना के सत्ता परिवर्तन करके 370 हटाया जी। उसके लिए उनके घर में घुसना जरूरी था। हमने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, वहाँ के नागरिकों को नागरिकता नहीं मिल रही थी, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही थी। सबसे बॉर्डर राज्य होने की वजह से सबसे ज़्यादा उधर निधि जा रहा था, लेकिन फिर भी वो लोग जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे थे। खाली 3 परिवारवादी पार्टियाँ, जैसे राष्ट्र में परिवारवादी पार्टी हैं, जैसे हमारे यहाँ पे परिवारवादी कुछ पार्टियाँ हैं, मूल राजनीति का दूषीकरण हुआ है परिवारवादी पार्टियों की वजह से। और इसको स्वच्छ करने के लिए स्वच्छ अभियान माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में चल रहा है। धन्यवाद शैलेश जी, धन्यवाद मुंद्रा जी। तो हमारा विषय यही था कि उनका एक आईटी पॉलिसी के ऊपर मेरे एक बोलना है। जी बोलिए। अभी जैसे शैलेंद्र जी ने कहा कि थाने में वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट इसे बंद करके बंद भी नहीं, जो ये पलायन हो रही थी, इंडस्ट्रीज बंद हो रही थी, उसके बदले में देवेंद्र फडणवीस जी की जब गवर्नमेंट थी उन्होंने ये आईटी पॉलिसी लाई और आईटी पॉलिसी के अंदर अभी इस शहर का विकास हो रहा है। यहाँ हम बड़ी बड़ी आईटी की बिल्डिंगें देख रहे हैं, आईटी हब बनाने का देख रहे हैं। लेकिन इसके बीच में एक और चीज़ है जो मैं सबके सामने लाना चाहूँगा। 2015 में जो भारतीय जनता पक्ष और शिवसेना की सत्ता में एक जो आईटी पॉलिसी आई थी, उसके हिसाब से जो एमआईडीसी की जितनी भी ज़मीनें थी उसके ऊपर आईटी सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए आईटी पॉलिसी लाई गई थी और उसके अंदर बिल्डरों को यहाँ पे आईटी हब्स बनाने के लिए और आईटी सपोर्ट सर्विसेज के लिए रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ये सब बनाने की परमिशन दी हुई थी। जब 1-2 साल बाद में ये पॉलिसी लागू होने के 1-2 साल बाद में थाने के ऐसे कई बड़े बड़े मशहूर बिल्डर थे जिन्होंने इस पॉलिसी का दुरुपयोग करके उस जो इंडस्ट्रियल जगहें थी, जो इंडस्ट्रियल प्लॉट थे, उसके अंदर आईटी पॉलिसी के तहत वहाँ पे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बांध दिए और उन रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में यहाँ पे काम करने वाले वर्कर ने बाकी सिटीज से कि बाकी राज्य से आए हुए जो वर्कर्स हैं या फिर जो भी एम्प्लॉयज़ है वो लोग इस जगह पे रह रहे। तो ये किस तरीके का इम्प्रूवमेंट है कि आप यहाँ के लोगों को भगा के यहाँ के जो मूल लोग हैं, फिर चाहे वो वर्कर क्लास हो या वो एम्प्लॉय हो या कोई भी हो, इन्हें पलायन करने पे मजबूर करके आप दूसरे सिटी दूसरे स्टेट के लोगों को लाके यहाँ पे बसा रहे हो। मुझे एक बात बताइए, मैं इसमें नो डाउट थाने वागले एस्टेट का पूरा नक्शा बदल दिया गया है, लेकिन इस नक्शा बदलने के पीछे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ है? ये सिर्फ और सिर्फ बिल्डरों को हुआ है, ना कि यहाँ के किसी एम्प्लॉयज़ को हुआ है, ना कि किसी वर्कर्स को हुआ है, ना इस स्टेट गवर्नमेंट को हुआ है। बिल्कुल। क्या मैं स्पष्टीकरण दे सकता हूँ? यस सर। देखिए, वागले स्टेट में जो फैक्ट्रियाँ बंद हुई थी वो यूपीए के सरकार के 15 वर्ष के कार्यकाल में बंद हुई थी। बंद आइडल पड़ी हुई ज़मीन में को फिर से नव ऊर्जा देने का काम देवेंद्र जी ने दिया आईटी इंडस्ट्री की तरफ से। मेरे भाई का ऑब्जर्वेशन बहुत सही है कि आईटी के लिए जो रिलैक्सेशंस दी गई एमआईडीसी की ज़मीन के ऊपर, उस पे कुछ रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस भी बनी हुई हैं, लेकिन उसको मर्यादा है। नहीं, वो मर्यादा निकाल दी गई है। आप ही की सरकार ने उस 20% मर्यादा को जो रखा था वो बिल्डरों के बोलने पे वो मर्यादा पूरी तरह से निकाल दी है। अब आप आईटी पॉलिसी के अंडर आप एक 4 माले की आईटी बिल्डिंग खड़ी कीजिए और उसके साथ में 7 माले रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनाइए और लोगों को फ्लैट बेचिए। आईटी से आपको कोई लेना देना नहीं है। ये जो भी जगहें थी, ये बात सच है कि वागले जो एमआईडीसी एरिया था वहाँ पर रेसिडेंस बिल्डिंगें बन रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी है, बहुत मर्यादित रूप में बन रही हैं। और वो वहाँ की आवश्यकता, आईटी इंडस्ट्री को लगने वाली जो बुनियादी आवश्यकता है कि उनको कुछ ऐसे अपने एम्प्लॉयज़, अपने रिसोर्सेस ऑन द हैंड चाहिए, उसके लिए जो उनको 20% का पहले व्यवस्था किया गया और उसके बाद में जब कोई क्षेत्र को विकास करना है और वहाँ पे अगर कोई विकास में
मूल अड़चन आ रही है कोई, तो उसके लिए रिलैक्सेशन देना दे। और देखो, जैसे भैया आरोप लगा रहे हैं कि विकासकों ने कमाया, तो हमारे भारत का नागरिक ही है ना। अगर वो व्यवसाय कर रहा है, हम इस विचारधारा से को नहीं मानते हैं कि कोई अगर विकासक, कोई अगर उद्योगपति पैसा कमा रहा है, अच्छा धंधा दे रहा है, अच्छी सर्विसेज दे रहा है, और अगर कमा रहे तो क्या हुआ, वो नहीं विकास करेगा तो कोई बाहर वाला विकासक आके, कोई बाहर वाला उद्योगपति आके यहाँ पे विकास करेगा। आपको रोकूंगा, लेकिन वो विकासक भारतीय जनता पक्ष का एक मंत्री रहे, और जो सारी जितनी भी जो नोटिफिकेशन थी, आईटी पॉलिसी थी, उसको धाराशाही करके अपनी मनमानी से जिसने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बांधे, उसे बचाने के लिए आपने पूरी की पूरी आईटी पॉलिसी बदल दी। जो 20% थी उसको आपने एकदम लिमिट अनलिमिटेड कर दी। किसी के व्यक्तिगत आरोप का स्पष्टीकरण मैं यहाँ नहीं दूंगा। पॉलिसी डिसीजन, हमारे पार्टी की जो एक विचारधारा है कि हर जगह पे विकास, हमारे विचारधारा का बुनियाद है विकास, और उसके अंदर पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से अगर कोई विकास रुक जाता है, बड़े बड़े उद्योगपति वहाँ पे अगर अपना निधि लगाया हुआ उसको न्याय नहीं दे पा रहे हैं, और उनको थोड़ा बहुत उलचुल परिवर्तन करके एक चलनशील उद्योग, चलनशील अर्थव्यवस्था जब तक हम नहीं दे पाएंगे, तब तक हम लोग हमारे ना तो विकासकों के साथ न्याय दे पाएंगे, उद्योगपतियों के साथ न्याय दे पाएंगे, वहाँ पे काम करने वाले वर्कर लोगों से या ऑफिसर्स लोगों से या एम्प्लॉइज़ से, वहाँ के नागरिक से, किसी के साथ न्याय नहीं दे पाएंगे। ये मैं एक संवेदनशील सरकार की एक खूबी मानता हूँ कि देवेंद्र जी ने अगर वो देखा कि यहाँ पे ये पॉलिसी काम नहीं कर रही है, 20% से उनका काम नहीं हो पा रहा है, इनको थोड़ा और रिलैक्सेशन देना चाहिए, उसकी वजह से यहाँ पे उद्योग बढ़ेगा, पूरा शहर का विकास होगा, तो मैं उनका अभिनंदन करूँगा। धन्यवाद योगेश जी, धन्यवाद शैलेश जी। आपने जो है हमारे विषय पर जो कंपनियां, जो आर्थिक राजधानी जो महाराष्ट्र की कंपनियां जो पलायन हो रही है उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, और इन्होंने अपने अपने विषय यहाँ पर रखे कि आखिर में जो यहाँ से कंपनियां जा रही हैं उसके पीछे कारण क्या है। योगेश जी के साफ साफ कहना है कि जो महाराष्ट्र की कंपनियां गुजराती की हो जा रही है, और शैलेश जी जो भाजपा पार्टी जुड़े हुए हैं उनका कहना है कि यहाँ पर डेवलपमेंट जो है बड़े लेवल पे होने जा रहा है, और बड़ी कंपनियां आने वाली भी हैं। लेकिन कुल मिला के चर्चा यही है कि जो यहाँ से कंपनियां जा रही हैं उसमें जो है यहाँ के लोगों का नुकसान है, सरकार का नुकसान है, और जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनका भी नुकसान है। तो आप अपने कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए कि आखिर में आपका क्या कहना चाहेंगे इस पर, जो कंपनियां यहाँ से पलायन हो रही है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, कौन सी सरकार जिम्मेदार है, और क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, ये आप अपने कमेंट बॉक्स पे लिखिए। और हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।